वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का इसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख आंदोलनों की, जिनके कारण शायद हम लोग आज स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं, जिनकी वजह से शायद आज हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी अपनी गवर्नमेंट। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने की थी। दरअसल 1850 में सिपाहियों के लिए नई एनफील्ड राइफल लाई गई। राइफल के कारतूसों के कवर में गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी ताकि इनमें जंग ना लगे। इन कारतूसों का उपयोग करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। यह कारतूस जहां पर बन रहे थे वहां पर इत्तेफाक से एक भारतीय सैनिक चला गया। उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी गाय और सुअर मरे पड़े हैं और उनकी चर्बी से वही कारतूस बन रहे थे जो कारतूस पहले से उसके पास थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और इस खबर से हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी भड़क गए। मंगल पांडे, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, पहले से ही अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान थे। इस खबर ने आग पर घी का काम किया और उन्होंने अपने कमांडर लेफ्टिनेंट वाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज से पूछा, आप लोगों ने हम लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? इस पर लेफ्टिनेंट वाज और ह्यूज ने कहा, यह सब अफवाहें। मंगल पांडे खुद से उस कारखाने में देखकर आए थे। उन्होंने वही एनफील्ड राइफल निकाली और लेफ्टिनेंट को गोली मार दी। इस पर सेना के जनरल ने रेजिमेंट से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, परंतु केवल एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर पूरी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। 1857 के विद्रोह के नायक मंगल पांडे से अंग्रेज इतना खौफ खाते थे कि फांसी के दिन तय तारीख 18 अप्रैल से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को उसी बैरकपुर छावनी में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी देने के लिए बैरकपुर छावनी के जल्लाद तैयार नहीं थे, इसलिए उनको फांसी देने के लिए कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं और करीब 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 को पूरे उत्तर भारत में बगावत हो गई। यह विद्रोह करीब 1 साल तक चला। 1858 के मध्य में भारतीय सैनिकों के पास हथियारों की कमी होने के कारण अंग्रेजों ने यह विद्रोह आसानी से दबा दिया और इसी बगावत के बाद अंग्रेजों ने 34,725 कानून भारतीयों पर लागू कर दिए ताकि दोबारा कोई बगावत न की जा सके। भारतीय आंदोलनों में दूसरा बड़ा आंदोलन था चंपारण का किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का अंग्रेजों के खिलाफ पहला सत्याग्रह था, जो कि 19 अप्रैल 1917 में शुरू हुआ। दरअसल चंपारण बिहार के एक जिले का नाम है। इस जिले के किसानों को उनके खेत के कुछ भाग में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और जिस जमीन पर किसान नील की खेती करते थे वो जमीन बंजर हो जाती थी, तो किसानों में बहुत ही रोष व्याप्त था। 1912 के आसपास जर्मनी में आर्टिफिशियल नील के आ जाने से नील के रेट्स एकदम से डाउन हो गए और ज़बरदस्त लॉस होने लगा। इस लॉस की भरपाई करने के लिए कई नियम बनाकर ज़बरदस्ती वसूली शुरू कर दी गई। जो वसूली नहीं देते थे उन किसानों के घर और खेत जब्त कर लिए जाते थे और उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती थीं। राजकुमार शुक्ल उस इलाके के एक समृद्ध किसान थे। उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का कई बार विरोध भी किया और बदले में हर बार उन्हें कोड़े और यातनाएं ही मिली। अंततः उन्होंने गांधी जी को बुलाने का फैसला किया। इसके बाद कमिश्नर की अनुमति न मिलने पर भी महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल 1917 को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। गांधी जी चंपारण पहुंचने पर सर्वप्रथम तिरहुत डिवीज़न के ब्रिटिश कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे। यहां ब्रिटिश अधिकारी ने उन्हें चंपारण छोड़कर जाने को कहा, पर गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। गांधी जी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं को सुना
और हजारों दस्तावेज़ों और सबूत इकट्ठे किए, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कमीशन का गठन करना पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया और किसानों को कई मुआवजे और राहतें दी गई। गांधी जी के मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने में सबसे प्रमुख योगदान चंपारण सत्याग्रह का ही रहा है। और के चंपारण के बाद 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। सन 1918 में मोहनदास करमचंद गांधी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि खेड़ा के किसानों की सारी फसलें खराब हो गई हैं और फिर भी उनसे कर मांगा जा रहा है और नियम के अनुसार उन्हें पूरी माफ़ी मिलनी चाहिए थी कर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी तुरंत खेड़ा पहुँचे और उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह की अनाउंसमेंट कर दी। गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी अच्छी भली वकालत को छोड़कर सत्याग्रह से जुड़ गए। सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को अपनी भूल का एहसास हुआ और अपनी इंसल्ट होने के डर से उन्होंने बिना कोई पब्लिक अनाउंसमेंट किए बिना ही बेमन से किसानों की लगान वसूली माफ़ कर दी। इसके बाद बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। 19 मार्च 1919 में सर सिडनी रॉलेट एक्ट को भारत में लेकर आए। रॉलेट एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य क्रांति को दबाना था। रॉलेट एक्ट का पूरा नाम एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था, जबकि गांधी जी ने इसे कारा कानून कहा था, क्योंकि इसमें पुलिस को यह अधिकार दिया गया था कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल सकती थी। इसमें ना तो व्यक्ति की दलील सुनी जाती थी, ना ही उसको कोई एडवोकेट रखने का अधिकार दिया जाता था और ना ही वो किसी बड़े कोर्ट में अपील कर सकता था। इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने अपना सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। 16 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई और इसके 2 दिन बाद ही 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र था पंजाब और पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया और जैसे ही इनको गिरफ्तार किया गया प्रदर्शन होने लगे इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ भी, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ तो पहले से ही हो रहे थे। और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, पर सभा की खबर सुनकर लोग वहां पर जा पहुंचे। ब्रिटिश अधिकारियों को यह 1857 की क्रांति जैसी ही लग रही थी और इस विद्रोह को कुचलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। जब नेता बाग में भाषण दे रहे थे तभी जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सभी के पास राइफलें थीं। डायर ने पब्लिक को 3 मिनट का टाइम दिया बाग खाली करने के लिए और 3 मिनट के बाद निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली। जालियांवाला बाग से बाहर निकलने के लिए केवल एक सक्र था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद कुएं में ही कूद गए और देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। शहर में उस समय कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं नहीं ले जाया जा सका। लोगों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में आकर इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया। कमीशन के सामने जनरल डायर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिससे उसे भारत में पोस्ट न देने का डिसीजन लिया गया और बाद में हेल्थ इशू का बहाना बनाकर उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था उस समय ऊधम सिंह वहीं पर मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी और उन्होंने तभी यह तय कर लिया था कि वह इस हत्याकांड का बदला लेकर रहेंगे। 13 मार्च 1940 को 21 साल के बाद उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर जनरल ओडायर को गोली मार दी। ऊधम सिंह को 30
31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में तेजी से विरोध प्रदर्शन होने लगे। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। और अंत में इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है वीरों ने, से तिरंगे को सीने से लगाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। अगले वीडियो में बात करते हैं भारत के कुछ दूसरे पॉपुलर मोमेंट्स की। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।